ओके। अफनान ने लुकमान के हाथ से मेडिसिन पकड़ी। सर वो मैंने सूप बना दिया है। ओके, वो अभी होश में नहीं है। मैं पहले फ्रेश हो लूँ फिर देखते हैं। ओके सर। अफनान के कहने पर फ़हीम दोबारा किचन में चला गया। अफनान फ्रेश होने के बाद रूम में आया तो वो अभी तक होश में नहीं आई थी। यार ऐसा भी कौन सा सदमा लग गया है मोहतरमा को कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही। नाम? हाँ नाम। क्या नाम है इसका यार? अफनान मोहतरमा का नाम तो पता नहीं। बैग। तभी इसे वो एक छोटा सा बैग याद आया जो उसके साथ था। फ़हीम जाओ, गाड़ी में एक बैग होगा वो लेकर आओ। अफनान ने फ़हीम को देखते खुद फ्रेश जूस का सिप लिया। जी अभी लाया। यार कुछ तो होगा इसमें जिससे पता लग सके ये कौन है। अफनान ने कहते बैग की जिप को खोला तो हल्के से एक गैर अखलाकी हरकत थी, मगर वो मजबूर था, सामान की तलाशी लेनी थी ताकि इसके घर वालों को इत्तला दे सकें। बैग में 2-3 सूट थे, एक छोटा सा पर्स। इसमें होगा कुछ। अफनान ने पर्स खोला तो अंदर 5,000 का एक ही नोट था, वो भी मैला सा, जैसे बड़ा संभाल कर रखा हो काफ़ी अरसे से। यार 100 रुपये अलहदा थे और एक आईडी कार्ड। हाँ, इससे इसके नाम का पता चल जाएगा। इसने फ़ौरन से आईडी कार्ड निकाला। ये यकीनन इसी का था। तस्वीर के बाद इसके नाम पर नज़र पड़ी, ज़रगुल हाशिम खान। अफनान ने ज़ेरे लब इसका नाम दोहराया, खुदा मीर असर। अफनान आईडी कार्ड देख रहा था जब इसे सरगोशी से सुनाई दी। इसने फ़ौरन उठकर देखा जहाँ वो लड़की होश में आ रही थी और अभी इसने कहते अपने दोनों हाथ सर थाम दिया और उठ बैठी। खुदा या वली, दासी सर दर्द दरम। अल्लाह जी मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? इसने कहते ही आंखें खोलकर देखा। पहले तो बस धुंधला धुंधला सा था, फिर एकदम इसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो ये अनजान जगह इसके हाथ सर से नीचे गिरे थे और नज़रें अपने ऊपर दिए गए कंबल पर गिर गईं। साथ ही इसने सामने देखा जहाँ एक अनजान सा चेहरा था। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? वो खौफज़दा लहजे में सहमी हुई बोली। आंखों में डर साफ ज़ाहिर था। सर ये क्या बोल रही है? फ़हीम ने अफनान को देखा जो खुद भी उलझी नज़रों से इसे देख रहा था। सर ये कौन सी ज़बान है? फ़हीम की ज़बान में फिर खुजल हुई। देखो प्लीज़ डरो नहीं। अफनान ने इसे देखा। वो नहीं जानता था कि इसे अफनान की समझ भी आई थी कि नहीं। तुम मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और बेहोश थी, इसलिए मुझे घर लाना पड़ा। क्या तुम उर्दू बोलना जानती हो? अफनान ने सारी बात बताकर इसके चेहरे के तासुरात देखते साथ पूछा। इसके सवाल पर दरगुल ने सर हिलाया। थोड़ी बहुत। इसने हल्की सहमी आवाज़ में कहा। शुक्र अल्लाह तेरा, वरना हम पागल हो जाते। फ़हीम के शुक्र अदा करने पर अफनान ने इसे घूरते चुप करने का इशारा किया, जबकि ज़रकुर और उलझी। आप ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ओके, वो एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट? जी। करीब 2 से 3 घंटे पहले आप अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ज़रगुल ने दोबारा सर थामा। क्यों? सर में एक टीस सी उठी थी, ज़ोर की। आपको वाकई में याद नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? वो बेबसी से रोने लगी। अब की बार अफनान भी बौखलाहट का शिकार हुआ। प्लीज़ आप रोना बंद कर दें। देखें कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? और मुझे कोई चोट क्यों नहीं लगी? इसने कहते खुद पर नज़र डाली। अब इस बात का भला अफनान क्या जवाब देता? ये तो इसे खुद समझ नहीं आ रही थी। प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अफनान ने कहते फ़ौरन लुकमान को कॉल मिलाई। हेलो यार लुकमान, जल्दी से आओ। क्यों, क्या हुआ? यार लगता है इस लड़की की मेमोरी लॉस हो गई है। व्हाट? हाँ, इसे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम अभी आ जाओ। अफनान बात को समझो, वो जगह इस लड़की के लिए नहीं, ना ही वहाँ मैं बार बार आ सकता हूँ। तुम इसे हॉस्पिटल ले आओ और यहाँ चेकअप भी मुकम्मल हो जाएगा। ओके, देखिए मिस, डॉक्टर का कहना है आपको हॉस्पिटल ले आऊँ ताकि आपका मुकम्मल तौर पर चेकअप हो सके। इसके बाद ही पता चलेगा इस मेमोरी के साथ क्या मसला है। मैं नहीं जाऊँगी। वो कंबल मजबूती से पकड़ी पीछे हुई, साथ ही उसके चेहरे पर डल के बादल छाए जो अफनान को साफ महसूस हुआ। देखिए मिस, आप मेरा वक्त बर्बाद करेंगे। ऐसे जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी कैसे पता चलेगा आपके साथ क्या मसला है। अब अफनान के ज़ब्त की बस हो गई थी। वो अब
नरमी से बात कर रहा था तो वो सर पर चढ़ रही थी। आए प्लीज़, वो कहते रूम से निकला और जरगुल ने आहिस्ते से कंबल पीछे किया और बेड से नीचे पाँव किए। चप्पल पहनकर उसने सर पर अच्छे से चादर ली, कुछ हिस्सा मुंह के आगे कर लिया, एक्सीडेंट से पहले की तरह। चलने में कोई मसला नहीं हो रहा। अफनान की बात पर इसने ना में सर हिलाया। अच्छा, अजीब एक्सीडेंट है। फ़हीम को भी खामोशी रास न आई, जबकि ज़रगुल की आंखों में नमी तैरने लगी। अफनान की गाड़ी में कीज उठाते नज़र इसकी आंखों पर पड़ी तो वो ठिठका। इसी पल ज़रगुल की नज़र भी इसकी तरफ उठी और साथ ही झुक गई। ठीक आधे घंटे में वो हॉस्पिटल में थे। रास्ते में इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। सारा रास्ता ज़रगुल आंसू ज़ब्त करती रही और अफनान ड्राइविंग। आपका नाम क्या है? नाम याद है? इस वक्त अफनान लुकमान दोनों दिमाग के स्पेशलिस्ट के सामने बैठे थे, जबकि मुख्तर डॉक्टर ज़रगुल से मुखातिब थे। ज़रगुल हाशिम खान। गुड, आपको नाम याद है? आप कहाँ से हैं? पेशावर। तो यहाँ कैसे हैं? मामू के पास। आप जा कहाँ रही थी? वो घर में। इसने दांत दांतों तले दबाई तो डॉक्टर के साथ साथ अफनान लुकमान भी इसके अधूरे फिक्रे से हैरानगी से देखने लगे। वापस घर जा रही थी? उसने अफनान की तरफ उसे नजरें चुराते कहा, यानी मोहतरमा झूठ बोलने लगी। इंटरेस्टिंग। आपको याद है कि आप गाड़ी के सामने कैसे हैं? डॉक्टर ने बात आगे बढ़ाई। नहीं, आपने एक लफ्ज़ी उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आपको गिरना भी याद नहीं? नहीं, बस मुझे अपने घर से निकलना याद है। इसके बाद का कुछ नहीं। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं बेहोश हुई या होश में थी? कुछ भी नहीं। वो बेबसी से बोली। ओके ओके, नो इशू। आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। डॉक्टर ने ज़रगुल को इजी रहने का कहा। बस मेरे सर में दर्द है बहुत। ओके डॉक्टर। देखिए मिस्टर अफनान, बज़ाहिर तो इन्हें कोई चोट नहीं। दरअसल जब ये गिरी थी इस वक्त इनका दिमाग छलक गया है। इस केस में मेमोरी लॉस होना दो ही बातों की तरफ इशारा करता है, या तो इनके दिमाग की कोई मेमोरी नस डैमेज हुई है या फिर इनके साथ एकदम से किया हुआ है इस चीज़ को इनका दिमाग कबूल नहीं कर पा रहा। सारा हादसा इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में महसूस हुआ है और फिर इनकी मुकम्मल तौर पर होश में आते ही वो हिस्सा शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट हो गया है। मैडम ट्रिम या लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा ही नहीं सका। ये इसे याद नहीं कर पाई। आप इनकी एक बार सिटी स्कैन करवा लें, फिर रिपोर्ट देख कर ही मैं कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर जमाल, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? लुकमान ने पूछा। डॉक्टर लुकमान, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि ये ना तो छोटी बात है और ना ही बहुत बड़ी। आप पहले रिपोर्ट्स ले आएँ, इसके बाद देखते हैं। ओके डॉक्टर। और फिर सरगुल की रिपोर्ट क्लियर आई थी। अफनान ने शुक्र का सांस लिया, इसकी वजह से लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर तसल्ली बख्श जवाब दिया था, साथ 3 दिन की मेडिसिन और खुराक का अच्छे से ध्यान रखने का कहा। ओके शुक्रिया, मेरी वजह से तुम्हारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा यार अफनान, बुरहान का बाजू कैसा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कल तो इसके स्टिचेस रिमूव होने हैं, आया नहीं। ओह शिट यार, इसके चक्कर में तो मेरी उससे बात ही नहीं हुई। आप बैठे, मैं आता हूँ। अफनान ने इसे गाड़ी में बैठने का कहा, खुद बुरहान को कॉल मिलाने लगा, लेकिन वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। आज इसे हॉस्पिटल जाना था बाजू के टाँके निकलवाने, मगर इसका जाने का ज़रा मूड नहीं था। और ये मूड इसी वक्त ख़राब हुआ था जब इसे हॉस्पिटल से पता चला था कि डॉक्टर अंजिशा आज हॉस्पिटल नहीं आई। वो ना किसी की बात को नज़रअंदाज कर लेता, खुद को रोक लेता, मगर ये दिल पता नहीं कैसे बाकी होने लगा, इसके कंट्रोल से बाहर जाने लगा। जिस दिन इसने डॉक्टर अंजिशा को देखा था, इसका दिल उसको दोबारा देखने के लिए मचलने लगा, मगर इसने हर बार दिल की आवाज़ को दबा दिया। पर वो ना चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता था। इसके वाक़ई दिल ने ख्वाहिश कर दी थी इसे एक बार देखने की, जिसके लिए जिसके दिल के हाथों मजबूर होकर हॉस्पिटल कॉल करके डॉक्टर अंजिशा का पूछा। पर रिसेप्शन वाली नर्स ने इसकी तबीयत खराबी और लीव का बताया। इसकी तबीयत का सुनकर वो बेचैन हुआ था, मगर क्या किया जा सकता था? ना उसके बारे में जानता था, ना उसका घर। हेलो नवीद, मैं तुम्हें हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम सेंड कर रहा हूँ। 10 मिनट में मुझे इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। नवीद इसका ख़ास इन्फॉर्मर था। ठीक 10 मिनट के बाद नवीद ने अंजिशा का घर
का एड्रेस उसे सेंड कर दिया। बुरहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने इस दिल ने चुना भी तो किसे? डीआईजी सिंध की बेटी को। हाँ तो अंजिशा अजीम, लगता है मुलाकात करनी पड़ेगी। अंजिशा की तस्वीर को देखते बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अभी से हॉस्पिटल के ग्रुप पेज से मिली। सर आपके लिए खाना लगाओ? नहीं नासिर, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अगर इफ़ी आए तो बता देना, अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ओके सर। नासिर ने कुछ हैरान नज़रों से इसकी मिजाज और तैयारी का जायज़ा लिया। सियाह जीन्स पर सियाह शॉर्ट और साथ ब्लू क्लोन की दिल फरेब महक। तैयारी से ज़्यादा इसका अंदाज अलग था। अंजिशा बच्चे, अभी भी सर में दर्द है मामा? इसका सर दबाते प्यार से पूछा। नो, इसने नफी में जवाब दिया। देखा, कहा था ना दबाने से आराम मिलेगा। अंजिशा को कल से फ्लू था और कल तो वो सारा दिन हॉस्पिटल में काम करती रही। ज़्यादा फिक्र ना की, मगर आज सुबह से उसके सर में बेपनाह दर्द था, जिसकी वजह से मामा बाबा ने इसे जाने से मना कर दिया। और ऊपर से आज इसका दिल भी छुट्टी करने का चाह रहा था। सारा दिन उसने आराम से गुजारा। अभी कुछ देर पहले ही बाहर आई थी तो मामा इसका सर दबाने लगी। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? रात को जो आपका दिल चाहे मैं खा लूँगी। ऐसे कैसे मेरी जान? आज कितने दिनों के बाद तुम मामा के पास रही हो सारा दिन। मैं अभी तुम्हारा मनपसंद डिनर अपने हाथों से तैयार करती हूँ। और अंजिशा के सर पर भूसा देती उठकर किचन चली गई, जबकि अंजिशा गैर इरादी तौर पर रिमोट उठाकर टीवी चैनल चेंज करने लगी। चैनल चेंज करते एक जगह इसका हाथ रुका। हाँ ये बंदा, हाँ यही तो इंसान है जो हॉस्पिटल वाला। उसने खुद को कहते उसने खुद से कहते आवाज़ तेज़ की। ये तो उसका इंटरव्यू था, जो शायद था तो कुछ दिन पहले का, मगर अभी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। सर आपकी ज़िंदगी में कोई खास शख्स जिसके बिना आपको लगता है आप कुछ नहीं? एंकर ने बुरहान से पूछा। उसने एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर कहा, जबकि साथ बैठे दूसरे शख्स के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। हाँ ये भी तो साथ ही था। अंजिशा को भी याद आया। सर शादी कब कर रहे हैं? एंकर ने सवाल किया। अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। और सर मोहब्बत के बारे में आप क्या ख्याल है? मोहब्बत? यस सर, कभी हुई नहीं, इसलिए अभी कुछ पता नहीं। रियली सर? आई कैन बिलीव इट। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? एंकर के लिए शायद यकीन करना मुश्किल था। मोहब्बत खुद तो की नहीं जाती, ये एक एहसास है, जज्बा है जो खुद ब खुद आपके दिल में पैदा होता है। जिस दिन मुझे किसी से मोहब्बत हुई उस दिन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। ये कहते इसके लहजे की मजबूती, उसका सीधा पराए रास्त कैमरे की तरफ देखना अंजिशा का दिल अनजाने में धड़का। इसकी सियाह गहरी बोलती आंखें अंजिशा को बेख्तियार हॉस्पिटल में इसकी आंखों को देखना याद आया। अरे मेरा बच्चा कैसा है? इसी वक्त अजीम साहब घर में दाखिल हैं। बाबा जाने मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा रहा? A1 बच्चे। अरे क्या देख रहा है हमारा बच्चा? इन्हें मैं कहते सामने देखा तो बुरहान पर नज़र पड़ते इनके चेहरे के तासुरात बदले। इन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। अंजिशा ने हैरानगी से इन्हें देखा और फिर टीवी। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, आप ये छोड़ो, अपनी सेहत का बताओ। अंजिशा ने साफ महसूस किया जैसे ने बात बदली। और फिर खाना खाने और कुछ देर बाद बाबा से बातें करने के बाद वो उठ गई। उसे कल हॉस्पिटल जाना था। और फिर आधे घंटे की मुसाफत के बाद बुरहान अंजिशा के घर के सामने खड़ा था। बुरहान ने एक ताराना नज़र घर पर डाली और फिर कोठी को देखा। वो गेट से कुछ दूर खड़ा था। इसने देखा दो पुलिस एहलकार गेट के सामने बैठे बातें कर रहे थे, जबकि इन पिछली रोशनियों से साफ पता चल रहा था कि अभी तक अंदर के मकीन सोए नहीं। उसने देखा पुलिस एहलकार गेट के सामने बैठे बातें कर रहे थे, जबकि अंदर फैली रोशनी से पता चल रहा था कि अंदर के मकीन सोए नहीं। उसने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर देखा, जो 12:35 बता रही थी। घर का सारा नक्शा पहले ही नवीदी से बता चुका था। जाहिर था पुलिस वाले का घर था, तो सेफ्टी के इंतजाम भी अच्छे थे। बुरहान ने अपने प्लान के मुताबिक घर की बैक दीवार से अंदर की जानिब छलांग लगाई। अब वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। यह बैक दीवार फैलाने वाला इसका ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। शुक्र था कि बचत हो गई। अगर अफनान बुरहान को ऐसे देख लेता तो पक्का बेहोश हो जाता। यह तो अब कल ही पता चलना था इसके रिएक्शन का, कि वह क्या कहेगा सुनकर। बुरहान ने चेहरे पर मास्क से चेहरे को कवर कर रखा था। वो दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो उसे एक विंडो खुली नजर आई।
क्यों वो सामने वाले ने डोर से जा क्योंकि वो सामने वाली डोर से जा नहीं सकता था और यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता था। इसने हाथ बढ़ाकर उसे खोला और गर्दन अंदर करते इर्द गिर्द देखा। कोई भी नहीं था। ये शायद सेटिंग एरिया था। कोई नहीं था इस तरफ। वो खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अब इसे अंजिशा के रूम में जाना था, जिसका फिलहाल इसे पता नहीं था। वो वहाँ से आगे बढ़ा तो किचन से आवाज़ आई, शायद इस तरफ कोई था। तभी से सीढ़ियाँ नजर आईं। वो जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया ताकि कोई किचन से निकलकर सामने ना आए, क्योंकि वहाँ से किचन ज़्यादा दूर नहीं था। ऊपर आने के बाद 2 कमरों को छोड़कर तीसरे रूम के बंद दरवाजे के नीचे से हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी। बुरहान ने आहिस्ते से डोर को खोला और इसकी लत ये वाक़ई अंजिशा का रूम था। अंदर दाखिल होते ही बुरहान ने डोर बंद किया और आराम से चलता बेड के करीब आया। वो शाने बेनियाज़ से ऑफ वाइट कंबल में दबी मज़े से नींद ले रही थी। खूबसूरत बाल खुले बेड पर बिखरे पड़े थे, जबकि इसकी कांच सी आंखें इस वक्त बंद थीं। अल्लाह ताला ने कितनी फुर्सत से बनाया था। इसके चेहरे पर भला की मासूमियत थी। इसी मासूमियत की तो तलाश थी बुरहान दादी को। हुस्न तो उसने बेपनाह देखा था, मगर सादगी इसने पहली बार देखी थी। कुछ पल ऐसे ही गुजरे थे इसे देखते। ये शायद बुरहान की पुरतपिश नज़रों का ही असर था कि अंजिशा नींद में कसमसाई थी। वो नींद में भी किसी की नज़रों का हिसाब महसूस कर गई थी। बुरहान के लब मुस्कुराए और वो उसकी तरफ कुछ झुका। क्यों जानता था, मगर एकदम से उठाया तो वो घर क्या कहीं शहर को ही इकट्ठा ना कर ले। और नींद में किसी के कलून की महक तब अंजिशा के नथनों से टकराई तो उसके चेहरे के ज़ाविये बदले थे और साथ ही उसने आंखें खोली। उसका दिमाग अभी मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुआ था, मगर अपने करीब दोस्त या आंखें दिखते इसकी आंखों में डर उतरा था। वो चीख मारती इससे पहले बुरहान ने इसके नाजुक लबों पर अपनी सख्त हथेली रखी। डरो नहीं, और साथ ही इसके कान में झुकते सरगोश की। अंजिशा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। दिल के धड़कने की आवाज़ बुरहान आसानी से सुन रहा था। बुरहान ने दूसरे हाथ से अपने चेहरे से मास्क नीचे किया। तंजिशा की आंखें साकित हुई थीं। उसका चेहरा देख के, मैं हाथ हटा रहा हूँ, आवाज़ ना करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बुरहान ने कुछ सख्त तासुरात करते कहा था, नहीं तो वो शोर मचाएगी। सुना क्या कहा मैंने? बुरहान ने तस्दीक चाही। फिर भी जवाब नदारुद नदारुद। डॉक्टर ने जी सुना कि नहीं? वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब झुकते बोला। तंजिशा ने होश में आते ही जोर से सर हिलाया। गुड गुड गर्ल। इसने कहते हाथ पीछे किया तो अंजिशा बिजली की सी तेजी से बेड की दूसरी तरफ उतरी। तुम यहाँ कैसे आए? इसकी जबान लड़खड़ाई। खिड़की से। वो कहते आराम से बेड पर बैठा। क्यों क्यों आए हो? जानती थी दरवाजे से आने से तो रहा, इसलिए अगला सवाल स्टिचेस रिमूव करवाने। इस वक्त अंदिशा ने कहते ही घड़ी देखी। हाँ, दिमाग काम करता है। ये कौन सा वक्त है आने का? वो भी किसी के रूम में, ऊपर से चोरी। अंदिशा का बस नहीं चल रहा था। कोई चीज़ इसके सर पे दे मारे। पहली और आखिरी बात, मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं। आगे से बताऊंगा नहीं। बुरहान ने नागवारी से कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। आप, इसने कहा, बड़ा हूँ तुमसे, इसलिए तुम नहीं आप। तुम यहाँ मुझ पर हुक्म चलाने आए हो? यही समझ लो। जितनी मासूम थी उतनी ही गुस्से वाली थी। ऊपर से कच्ची नींद की वजह से कांच सी आंखों में गुलाबी नींद के डोरे। अगर बुरहान की जगह कोई और होता तो अपने अख्तियार खो बैठता, मगर वो बुरहान था। इसे अपने पर पूरा कंट्रोल था। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं पापा को आवाज़ दूँ? रूम साथ ही है मेरे। अंजिशा ने इसे डराया। शौक से दो, फिर मेरा यहाँ होने की वजाहत भी देती रहना। इसने कहते जैकेट उतारी। इसकी बात का मतलब समझते वो गुस्से की ज़्यादा से सुर्ख हुई। तभी इसकी नज़र बुरहान पर पड़ी। ये क्या कर रहे हो? अंजिशा का रंग उड़ा। बुरहान, जिसका हाथ शर्ट के बटन की तरफ गया था, इसकी डरी सहमी आवाज़ पर इसे देखते मुस्कुराया। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब बुरहान ने इसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया। कैसे निकालूं ये स्टिचेस? पागल, अगर शर्ट नहीं उतारूंगा तो? शर्ट के बाजू टाइट हैं। वाकई में अंजिशा की नज़र इसके बाजू पर गई। इसके मसल्स की वजह से बिल्कुल साफ चिपकी हुई थी। अंजिशा की नज़रें झुक गईं। इसकी झुकी नज़रों को देखते बुरहान ने हाथ हटाया और पीछे होते शर्ट उतारी, जबकि अब अंजिशा से इसकी तरफ नज़रें हैं उठाई नहीं जा रही थी। रात, रूम, तन्हाई।
ऊपर से वो दोनों अकेले और मौसूफ ने शर्ट भी उतार रखी थी। अंदिशा के गाल शर्ट से बेक वक्त दहक रहे थे। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। डॉक्टर ने जी लगता है आपका दिल नहीं मैं आज रात यहाँ से जाऊँ। उसके शरारती अंदाज में किए गए सवाल पर अंदिशा की आंखें उठी और उसकी स्याह आंखों से जा टकराई। वह ऐसे जान नहीं छोड़ने वाला था। अंदिशा ने आगे बढ़ते फर्स्ट फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसके करीब आई। बुरहान दोबारा से बेड पर बैठ चुका था। अंशिशा ने इसके जख्म को देखते इसके टाँके निकाले। इसी दौरान दोनों ने कोई बात नहीं की थी। मुकम्मल खामोशी रही। अंशिशा ने जख्म साफ करके चीज़ें वापस रखी और खुद हाथ धोने चली गई। वापस आई तो वो जैकेट पहन रहा था। थैंक्स किस लिए? इसके लिए। उसने बाजू की तरफ इशारा किया। आपकी बार अंशिशा खामोश रही। ओके मैं चलता हूँ। वो कहते दरवाजे की तरफ बढ़ा कि अभी बाहर निकलता कि अंशिशा ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये कहाँ से जा रहे हो? अंजिशा ने रुककर हैरत अंगेज नजरों से पूछा। जहाँ से सब जाते हैं। सब तो जाते हैं मगर तुम नहीं। साथ बाबा का रूम है तो क्या? अंजिशा की आंखें पूरी की पूरी खुली थी इस बात पर। मिस अंजिशा अजीम नाया भी यहीं से था। व्हाट? वो दबी दबी आवाज में चीख गई। तुम यहाँ से आए थे? इसने दरवाजे को देखते हैरत से पूछा। हाँ। जहाँ अंजिशा पर हैरतों के पहाड़ गिरे थे वहाँ वो बड़े आराम से खड़ा इसके तासुरात जांच रहा था। मगर मेन डोर पर तो बाबा के गार्ड्स होते हैं और ऐसा कैसा मुमकिन है कि इन्होंने देखा नहीं? अगर देखा है तो अंदर कैसे आने दिया? मैं इससे ज़्यादा खुद सवाल कर रही थी। पहले ही बीमार था और ज़्यादा दिमाग पर जोर ना डालो। इसकी बात पर हैरानी का एक और झटका था अंजिशा के लिए। तुम्हें कैसे पता? इस बात को रहने दो। अलबत्ता हाथ छोड़ दो। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं, पकड़ कर भी रख सकती है। बुरहान की आंखों में भरपूर शरारत लिए संजीदा चेहरे से बोला। तंजीशा ने गड़बड़ाकर इसकी कलाई से हाथ पीछे किया और अपनी परेशानी में वो हाथ हटाना भूल गई थी। खत से इसका चेहरा लाल हो गया था। बुरहान ने दिलचस्पी से इसके चेहरे का रंग देखा। ओके अल्लाह हाफिज़ फिर मुलाकात होगी। बुरहान ने कहते चेहरे पर फिर से मास्क लगाया और दरवाज़ा खोलते ये जा वो जा। अंशिशा एकदम सटके से बाहर आते इसके पीछे कमरे से निकली मगर तब तक वो सीढ़ियाँ उतर चुका था। अंशिशा के चेहरे पे एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। अगर बाबा उठ गए या गार्ड्स में से किसी ने देख लिया तो क्या होगा? क्या जवाब देगी वो? वो तो इसे ठीक से जानती भी नहीं। इसी पल बुरहान ने मुड़कर देखा तो उसे सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर खड़ी नजर आई। अंशिशा को एक नज़र देखती वो जिस खिड़की से आया था उसी से वापस निकल गया और फिर घर से भी। कुछ पल के बाद अंशिशा ने बाहर सड़क पर से गाड़ी के इंजन ऑन होने की आवाज़ सुनी। उसने रुका हुआ सांस फिजा में खारिज किया। क्या था ये इंसान? वो समझने से कासिर थी। इसकी दूसरी मुलाकात थी मगर दोनों बार ही एक दूसरे से मुख्तलिफ। आखिर क्या रूप था इसका? वो भरपूर संजीदा वाला या वो इसे सोचने नींद की वादी में उतर गई। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान ने हॉल में दाखिल होते सलाम किया और अभी भी जॉगिंग करके लौटा था। वालेकुम अस्सलाम। डाइनिंग टेबल पर बैठे अफनान ने सलाम का जवाब दिया। तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले। पर तो मेरी छोड़ ये पता रात को नासिर बता रहा था तो फजर के वक्त आया। खैरियत? अफनान की बात पर बुरहान के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। तेरी भाभी से मिलने। इसकी बात पर अफनान को काफ़ी पीते अछूत लग गया जबकि नासिर जो अखबार की मेन लाइन पढ़ रहा था वो भी सकते में रह गया अपनी जगह। मजाक अच्छा था। अफनान सकते की बाहर आते बोला। मजाक? कौन कौन सा मजाक? मैं सच कह रहा हूँ। इसने पापा परवाही से कैसे कहते जूस का गिलास उठाकर इसमें से सिप किया। और ये अचानक वाली भाभी कहाँ से प्रकट हुई? अफनान ने तंजिया कहा। अचानक तो नहीं, अच्छे से जानते हो तुम डॉक्टर अंजिशा। इसकी हैरत भरी आवाज़ सनसनी थी। इंटेलिजेंट हो? उसने शरारत से कहा। तुम इसके घर कैसे पहुंचे? मतलब तुम्हें कैसे पता उसका एड्रेस? जानना मुश्किल था मेरे लिए। उसने उल्टा सवाल किया। नहीं मुश्किल तो नहीं है। कौन? डीआईजी सिंध की बेटी है। ये पहले से ज़्यादा जोर का झटका था अफनान और नासिर के लिए। डीआईजी अजीम बलोच? नासिर ने तस्दीक चाहिए। हाँ। बहुत सख्त पुलिस वाला है। तो बेटी बाप पर गई है। इसने मध्यम सी आवाज़ में सरगोशी की। ये होती है अल्लाह की कुदरत। पहले तो जनाब को औरतों से एलर्जी थी और अब सीधे भाभी ही तलाश कर ली। देख लो फिर। अच्छा तुम बताओ कल से कहाँ थे? अफनान को बुरहान की बात एकदम याद आया इस लड़की के बारे में और उसने कल वाला सारा वाक़या इसे बताया। इसे वहाँ ले गए?
बुरहान को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, मजबूरी थी। अफ़ीम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर वो लड़की कोई ट्रक होती तो? मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जगह हमारे लिए क्या है। वहाँ तो हम खुद दाखिल होने से पहले 2 बार सोचते हैं। और तुमने एक अनजान लड़की को रात से वहाँ ठहराया हुआ है। यार, जानता हूँ, मगर इस वक्त मैं इतना परेशान था। एक तो हीरे नहीं मिल रहे थे, ऊपर से इसकी गाड़ी के सामने अचानक आना। और अभी कहाँ है वो? वहाँ पर ही। हाँ, मगर मैं फ़हीम को कहकर आई हूँ, इस पर पूरी तरह नज़र रखे। अफ़नान, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। वहाँ हमारी ज़िंदगी की डोरें उलझी हुई हैं और तुम इसे वहाँ अकेले छोड़ आए हो। इससे अच्छा था कि तुम इसे यहाँ ले आते। कम से कम वो हमारी नज़रों के सामने तो रहती। फ़हीम से क्यों इसे यहाँ ले आए? अगर ये गलती अफ़नान की जगह किसी और ने की होती तो बुढ़ाने से सख्त सज़ा देता, मगर सामने अब इफ़ी था तो इसे सज़ा मुख्तलिफ, मतलब खुद को सज़ा देना। अफ़नान को भी अब समझ आया था कि वो क्या गलती कर बैठा है अनजाने में। वो जगह दुनिया की नज़रों में इनकी नहीं थी। दुनिया की नज़रों में वो फ़हीम का अपार्टमेंट था। वो मालिक था वहाँ का और वो लोग सिर्फ फ़हीम के जानने वाले। वहाँ पर उनकी की गई हर डील, कागज़ात, स्मगल हुए हीरे, इनके माज़ी से जुड़ी हर चीज़ वहाँ थी। वो दोनों खुद को वहाँ इतना जाते भी नहीं थे। कभी बहुत ज़रूरी हुआ सिर्फ अफ़नान जाता या फिर कभी बुरहान। वहाँ वो दोनों ज़्यादा इसलिए नहीं जाते थे कि लोगों की नज़रों में ना आए। तो फ़हीम को रहने दो, मैं खुद जाता हूँ। अफ़नान कीज़ उठाए बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, वो लड़की कहाँ है? नाश्ता दिया? नहीं सर, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने एक बार दरवाज़ा खटकाया था मगर इन्होंने नहीं खोला। मैं बस आपको कॉल करने का ही सोच रहा था। ओके, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं देखता हूँ। और अफ़नान की दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाने पर आवाज़ देने पर वो सामने खड़ी थी। आप ठीक हैं? अफ़नान की बात पर उसने सर इस बात में लाया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि फ़हीम के कहने पर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। उसे अपने पीछे आने का इशारा करके सोफ़े पर बैठा और इसे भी बैठने का कहा। वो सोफ़े के कोने पर डरी सहमी बैठ गई। इस वक्त फ़हीम ने दोनों के लिए नाश्ता से भरकर ट्रे को दोनों के दरमियान रख के कांच की टेबल पर रखा। प्लीज़ नाश्ता करें, इसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है। रात भी आपने कुछ नहीं खाया, मगर अभी तो कुछ खा लें। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था। जरगन ने इसकी बात पर इसे देखा। सियाह जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, तरतीब से सेट किए गए डार्क ब्राउन बाल। बात वो इससे कर रहा था मगर चाय की केतली उठाए साथ साथ कपों में चाय डाल रहा था। अफनान इसकी नज़रें खुद पर महसूस कर चुका था, इसलिए इसे देखकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जरगन ने इसकी बात पर फौरन नज़रों का जाविया चेंज किया। दिन में खुद को जी भर कर कोसा, क्या ज़रूरत थी इसका जायज़ा लेने की? क्या सोचा होगा? आसी जल्दी मेकअप उठाकर मुंह से लगाने का नतीजा गरम चाय मुंह चल गया। आराम से अफनान ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। और क्या कहती शर्म के मारे? दिल क्या सामने दीवार पर सर्दी मारे। क्या सोचेगा, इतनी ही भूखी थी कि चाय देखते ही चूक पड़ी। इसकी हालत समझने में अफनान की घनी मूंछों तले मुस्कुराहट को चाय का मग लबों से लगाकर दबा दिया। अफनान के दोबारा कहने पर जरगुल ने स्लाइस लिया और छोटे छोटे बाइट लेती खाने लगी, जबकि अफनान ने सिर्फ चाय पी थी। नाश्ता वो बुरहान के साथ कर चुका था, ये चाय तो सिर्फ इसने जरगुल के लिए पी थी। चने? नाश्ते से फारिग होकर अफनान ने पूछा तो जरगुल ने हैरानगी से देखा। दरअसल ये मेरा घर नहीं है, दोस्त है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ आप अभी मेरे साथ चलें और फिर रात तक या कल तक आपकी टिकट करा दूंगा मैं। अफनान ने उठते हुए कहा, जबकि एकदम सरगुल का चेहरा सफ़ेद हुआ। ऐसा लगा किसी ने इसके चेहरे से लहू की आखिरी बूंद भी खींच ली। अफनान के साथ साथ फ़हीम ने भी इसकी आंखों का डर महसूस किया। पल में वो फिर से डर कर सहम गई। आखिर क्या था ऐसा जो इसकी हालत ऐसी हो जाती थी? घर का राज सुनते ही चलें, अफनान ने दोबारा कहा तो इसने सर हिलाया, अलबत्ता मुंह से कुछ नहीं बोली। और फिर करीब 1 घंटे की मुसाफत के बाद वो इन आलीशान महल के सामने खड़े थे। मेन गेट के सामने जैसे ही गाड़ी आई, वो खुद ब खुद खुलता चला गया। मेन गेट से जैसे ही गाड़ी अंदर रविश में दाखिल हुई, डबल डक की गरजदार आवाज़ ने इसका इस्तकबाल किया। जरगुल गाड़ी में उछल पड़ी, इसका नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपनी जगह से हिल गया। या अल्लाह, ये क्या खौफनाक जगह है? इसने खुद कलामी से कहा जो अफनान ने सुन लिया। खौफनाक जगह नहीं, घर है मेरा। गाड़ी रुकते हुए बोला और ओपन डोर करते नीचे उतरा, जबकि जरगुल अपनी जगह टस से मस ना हुई। इसकी नजरें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। डरो नहीं, वो बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कहेंगे।
افنان کے کہنے پہ وہ ڈری سی باہر آئی، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے کی طرف جا رہی تھیں جہاں سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سفید لمبی راہداری جن میں سیاہ ماربل لگا ہوا تھا، چلتے ہوئے اس میں سے چہرہ نظر آتا۔ وہ لوگ اسے عبور کر کے ہال کے مین گیٹ تک پہنچے، جہاں سے اندر کا ماحول دیکھتے زرگل کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اندر ہر چیز سفید تھی، شفاف بیدار، کہیں ڈھونڈنے سے بھی اسے دھول کا ذرہ نظر نہ آیا۔ پاؤں کے نیچے ہر طرف سیاہ ماربل، لکڑی کا قدیم بھاری مین گیٹ جو مکمل طور پر کھلا ہوا تھا، وہ عبور کر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک سفید محل تھا۔ یہ ایک سفید محل تھا۔ ناصر نے اس کی آواز افنان نے ناصر کی آواز دی، السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام، خیر دین، آپ کب آئے گاؤں سے؟ بچے کچھ دیر پہلے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تبھی اس کی نظر افنان کے پیچھے چادر میں خود کو چھپائے وجود پر پڑی۔ افنان پتر، یہ؟ انہوں نے لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ ویسے بھی ان کی آنکھوں کا سوال وہ پڑ چکا تھا، اس لیے نے آنکھوں سے بعد میں بتانے کا کہا، اور ساتھ کھانے کا بھی۔ برہان کہاں ہے؟ افنان پتر، وہ تو کسی کام سے نکلا ہے۔ ناصر بھی ساتھ ہے۔ چلیں میں فریش ہو لوں، آپ کھانے کا انتظام کریں، اور آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو روم دکھا دوں۔ تذرگل اس کی بات پر کچھ کہے بنا پیچھے چل دیا۔ اور یہ آپ کا روم، آپ آرام کریں، جب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ اس نے صرف اتنا کہا اور اندر چلی گئی۔ روم انتہائی خوبصورت کشادہ تھا۔ تذرگل نے آگے بڑھتے بھاری دبیر پردے پیچھے کیے تو سامنے سرسبز گھاس سے بھرا میدان تھا۔ کچھ وقفے پر پھل دار درخت لگے ہوئے تھے، اور کچھ دوری سے پانی کی مصنوعی جھیل نظر آئی۔ اور جانداروں، یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ کچھ دیر اور دیکھتی، اس سے پہلے کہ اس کے کان میں لگے سفید چنے کے دانے کے برابر بلوٹوتھ رنگ آنے لگی۔ وہ الرٹ ہوئی اور ارد گرد دیکھا، اور پھر واش روم میں گھس گئی، کیونکہ وہی تو سب سے محفوظ جگہ تھی بات کرنے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، پہنچ گئے آپ؟ یس سر، کام ہو گیا۔ سر، جس جگہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کل رات جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی تو اس وقت دانیال کی اس سے بات ہوئی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے دانیال اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا، مگر افنان اسے گھر کے بجائے کہیں اور لے گیا تھا۔ یہ بات سب کے لیے پریشان کن تھی۔ کیوں پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا اس جگہ کے بارے میں؟ اور پھر ارا عرف زرگل نے بے ہوشی کا ناٹک کر کے انہیں اس جگہ کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ کوئی تو راز تھا اس جگہ کا، مگر اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ چیک کرتی۔ اور پھر افنان اسے صبح وہاں سے لے آیا، اور اب سے آج کا مشن شروع ہوتا ہے۔ وہ جگہ فہیم نامی لڑکے کی ملکیت ہے۔ قریب 3-4 سال سے اس سے پہلے وہ کسی غلام فرید کی ملکیت تھی۔ فہیم ایک ریسٹورینٹ کا مالک ہے۔ باقی فیملی اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے، اور باقی جو انفارمیشن رہتی ہے وہ بھی کل تک آ جائے گی۔ ارے ایس پی راہ، آگے اب آپ کے لیے بہت خطرہ ہوگا، آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ جی سر، آپ سے بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ارا کو روم کے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی تھی۔ اس نے اندر سے پانی کا نل کھول دیا اور منہ دھو کر باہر آئی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، اور ایک بار پھر سے آواز آئی۔ سامنے سے ٹاول اٹھاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شفیق سے بزرگ تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میں… ارے نہیں بچے، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا تھا تم واش روم میں ہو، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ، میں آتی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ پلٹ گئے تو ارا واپس دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے آئی۔ یہاں تک تو وہ آ گئی تھی، آگے نہ جانے ہاتھ کس کا مقدر تھا، وقت نے کون سا پلٹا کھانا تھا، کون جانے۔ ارے کیا ہوا تم دونوں کو؟ وہ دونوں جیسے ہی کلاس روم میں انٹر ہوئے، فری نے پوچھا۔ ہلکی سب کی نظریں ان کی طرف گئیں۔ ارے یار، غضب ہو گیا، ارسلان پوری سانس میں بولا۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ یونی میں جھگڑا ہو گیا؟ ارے نہیں تو پھر؟ بہت ساری ملی جلی آواز آئیں، اور بہت سارے سوالیہ نظریں جو ان کی طرف بڑھیں۔ سفیان، تم ہی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارے یار، نیو پروفیسر آ گیا ہے اکنامکس کا۔ سفیان نے رونی صورت بناتے گویا اپنی طرف سے دھماکہ کیا۔ وہ کچھ اور کہتا، مگر سب کی غضبناک تیور دیکھ کر اس کی بولتی کو بریک لگا۔ اس خبر کے لیے
تم نے یہ سارا ماحول بنایا، آفرین۔ رجسٹر ہاتھ میں لیے اس کی طرف بڑھی۔ ارے سنو تو۔ وہ دونوں بیچارے ارے ارے ہی کرتے رہ گئے جب سارے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ساری کلاس ایک دم سے ان کی ایسی کی تیسی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے اور پوری کلاس میں اکلوتے پیس تھے۔ ابھی بھی بھاگتے ہوئے آئے تھے، سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا خبر ہے جو دینے والے ہیں، خدا پہاڑ نکلا چوہا، زیادہ حساب ہوا ان کے ساتھ۔ ان سب میں صرف ایک ایسا وجود تھا جو یہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کون سی دنیا میں گم تھی۔ وائٹ جینز کے ساتھ وائٹ شارٹ شرٹ کے ساتھ لانگ بلو گاؤن، سر پر اسکارف لیے، اس کی ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھیں سامنے پڑے سفید صفحے پہ جھکی ہوئی تھی اور الٹے ہاتھ کی سفید مومی لمبی دو پہلی انگلیوں اور انگوٹھے میں دبی پرنسپل کسی گہری سمندر سی آنکھیں بنانے میں مگن تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ اس کا پچھلے 3 ماہ سے معمول تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتی تو ان آنکھوں کو بناتی اور انہیں دیکھنے میں اس کا دل ایک نئی سی لے میں دھڑکتا۔ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہر بار پہلے سے زیادہ دل کے قریب ہوتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت صبح تھی۔ وہ صبح واک سے واپس آ رہی تھی، تبھی اچانک اس کے سامنے آ گیا نمیشا۔ گرتی اس سے پہلے کہ سامنے والے نے اسے تھام لیا۔ نمیش، جس نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کرنی تھی، اس نے خود کو کسی کے مضبوط حصار میں پا کر آنکھیں کھولی تو سامنے ایک اجنبی تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، سیاہ اور سر پر ہوڈی ہونے کی وجہ سے وہ بمشکل اس کی صرف آنکھیں ہی دیکھ پائی تھی۔ نمیش کی جیسے ہی نظریں اس کی کرسٹل گرے آنکھوں پر پڑی، وہ کچھ پل کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ کیا کسی مرد کی اتنی خوبصورت اور گہری آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر ایک دم سوال اٹھا اور پھر اسے ایک دم اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا اور اس کے کتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کے آئینی حصار میں خود کو پا کر اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ ایک تو اس کی آنکھیں، اوپر سے حد درجے غربت کا احساس، اس کا لہجہ پل میں سخت۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! محترمہ، میں آپ کو چھونے کے لیے مرا نہیں جا رہا، صرف گرنے سے بچایا ہے۔ اس کا لہجہ اس کی آنکھوں سے زیادہ بے لچک تھا اور وہ کہتے کے ساتھ ہی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا چھوڑ گیا اور اگلے ہی پل نمیش زمین پہ تھی۔ شرم کی زیادتی سے اس کا چہرہ دہنے لگا۔ ایک تو اس کے الفاظ، پھر اس کا گرنا۔ نمیش کا دل کیا اس کی حسین آنکھیں نوچ لے، مگر اس سے پہلے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نمیش نے ارد گرد دیکھا، مگر شکر تھا کہ ابھی مکمل طور پر صبح نہیں ہوتی، اس لیے اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ غصے سے زمین سے اٹھی اور بنا یہاں وہاں دیکھے گھر کی طرف بھاگی، مگر ان آنکھوں نے اسے بے چین کر رکھا تھا اس دن سے ہی۔ اکثر رات آنکھیں بند کرتے ہی وہ آنکھوں کے پروں میں چھا جاتا اور پھر اس کے ہاتھ خود بخود ہی اپنے کینوس پر اتار دیتے۔ یہ اس کا بچپن کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ جو چیز اسے پسند آتی اسے کینوس میں اتار دیتی اور اس کا اسٹور روم بھرا پڑا تھا اسی پینٹنگ سے۔ وہ ان گزرتے 3 ماہ میں اس نے ان آنکھوں کو بے شمار طریقے سے کینوس پر سجایا تھا اور آج بھی اس فری پیریڈ میں ان آنکھوں کو رجسٹر کے خالی صفحے پر اتار رہی تھی۔ اسے ارسلان سفیان کی باتوں نے بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ ارے یار، سن تو لو ہم دونوں کیا کہنے والے ہیں، سفیان نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آسانی سے باہر تک جا سکتی تھی، بلکہ اس روم کے شور میں ہوا سے اچھی خاصی باہر جا رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب ایک غضبناک نظر ڈالتے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت سب نے مڑ کر دیکھا اور سب کے ہوش اڑ گئے۔ دروازوں کے بیچوں بیچ پرنسپل اور ایک نیو چہرہ کھڑا تھا۔ لڑکیوں کے تو ہوش اڑ گئے تھے اس نیو چہرے کو دیکھ کے، جبکہ آنے والے کے چہرے پر ناگوار تاثرات تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ پرنسپل صاحب نے اندر آتے غصے سے پوچھا۔ سوری سر، سب کہتے چہرہ جھکا گئے، جبکہ نمیش نے انہیں دیکھنا اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی۔ سوچا نہیں تھا اس سے اس طرح ملاقات ہوگی۔ آنکھیں اس کینوس سے نکل کر اس کے سامنے تھیں، بس آج ان پر ایک آئس فریم تھا۔ نمیش ان آنکھوں کو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے تو بھاری آواز میں سر اٹھایا تھا، پر سر اٹھاتے جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ ایک خواب تھا، کیونکہ ان 3 ماہ میں اس نے یہ آنکھیں دوبارہ نہیں دیکھی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے اکنامکس کے پروفیسر ناظم صاحب نے کسی پرنسپل وجہ کی وجہ سے کچھ دن کے لیے لیو لی تھی، مگر اب وہ دوبارہ جوائن نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سب کو اور زیادہ اس سبجیکٹ کا لاس نہ ہو، اس لیے آپ کے لیے نیو پروفیسر کا انتظام کیا گیا ہے۔ آج سے مسٹر
شہادات شاہ آپ کے لیے اکنامکس کے پروفیسر ہوں گے۔ پرنسپل نے ان کا تعارف کروا دیا۔ اوکے، گڈ لک مسٹر شہادات، پرنسپل صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ آپ سب ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروا دیجیے، اس کے بعد ہم کلاس شروع کریں گے۔ شہادات نے کہتے ہاتھ میں پکڑی بک اور سیل فون ڈائس پر رکھا۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروانا شروع کیا، جبکہ نمیش جیسے ابھی تک یک تک دیکھے جا رہی تھی، اور یہ بات شہادات بہت اچھے سے محسوس کر چکا تھا۔ دیکھ تو فرید سبھی لڑکیاں رہی تھی، مگر نمیش کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ نمیش کے ساتھ فری بیٹھی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ، اور وہ اپنا تعارف کروا چکی تھی، مگر نمیش اپنے بارے میں اٹھی ہی نہیں۔ فری نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ شاہ اس سے کہتے لب دانتوں تلے دبایا، اور پھر کہتے وہ کیا کہتے والی تھی۔ شہادات نے اس کی بات پر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نمیش شاہ، نمیش نے فوراً بات کو کور کیا، اور وہ کہتے ساتھ ہی فوراً بیٹھی، دل تھا کہ لگ رہا تھا کہ کانوں میں دھڑکنے لگا، گال دہنے لگی۔ نمی تو ٹھیک ہے؟ فری نے اس کو دیکھتے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، کیوں خیریت، کیا ہوا؟ فریاد اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ انسان وہی ہے، نمیش نے وہ پرزور دیتے کہا، جبکہ اس کی بات پر فری ایک دم شہادات کو دیکھا۔ تم نے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، پھر اتنے یقین سے کیسے سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں میں ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں، اس نے کہتے آنکھوں کو بند کر کے کھولا، اور فری اب اپنی جان سے پیاری دوست کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ نمی، تمہیں محبت ہو گئی ہے کیا؟ فری کی بات پر وہ سانس لینا بھول گئی۔ محبت؟ اس کے دل نے اس لفظ کو دہرایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت صرف دو ہی نقوش تھے، افنان اور زرگل، جبکہ غلام دین چچا کو کھانا لگا کر جا چکے تھے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھے سے کھانا کھائیں، افنان نے اس کی پلیٹ کو چمچے گھومتے دیکھ کر کہا۔ شاید وہ اجنبی سے کپڑ کھٹا رہی تھی، کیونکہ وہ چہرے سے ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ضروری کام سے جانا ہے، انشاءاللہ آپ سے شام میں ملاقات ہوگی، اور آپ سے تفصیلی بات ہوگی۔ چونکہ کھانا کھا چکا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اکیلے آرام سے کھانا کھائے، شاید اس کی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔